Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about expanded scope of NIA, National Investigation Agency by Supreme Court. तो समझेंगे पहले एनआईए के बारे में देखेंगे एंड देन वील कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, इसी से फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि व्हाई दिस एजेंसी एनआईए वाज क्रिएटेड. तो आप सबको पता है कि साल 2008 में इन 2008 ऑन 26 नवंबर इंडिया विटनेस्ड अ मैसिव टेरर स्ट्राइक इन मुंबई. तो वो मुंबई टेरर अटैक के बाद फिर भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड लॉ रूल्स रेगुलेशन से उनमें मेजर बदलाव किए गए इन ऑर्डर टू डील विद द मेनेस ऑफ टेररिज्म. तो उसमें दो मुख्य बदलाव किए गए. एक तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कानून पहले से था, इसमें अमेंडमेंट लाया गया और इसके स्कोप को काफ़ी वाइडन किया गया. इसमें टेररिज्म को डील करने के लिए, टेररिज्म से डील करने के लिए कई सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए. तो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वैसे तो है काफ़ी पुराना कानून, 1967 से ही है, बट इट वाज अमेंडेड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द स्कोप, इन ऑर्डर टू अलाउ द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज टू डील विथ टेररिज्म. साथ ही साथ एक अलग से कानून बनाया गया एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, और इस एक्ट की मदद से एक अलग से बॉडी बनाई गई एनआईए, विच इज नाउ द फर्स्ट ट्रूली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू डील मेनली विथ टेरर रिलेटेड केसेस. तो इसके पहले तक टेररिज्म से रिलेटेड केसेस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती थी, बट सीबीआई तो और भी कई सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है. कोई इकोनॉमिक फ्रॉड हुआ तो भी सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करती है, या कोई अगर सेंसेशनल केस हो जाता है जिसमें पूरे देश का कंसियसनेस अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे आरूसी मर्डर केस एंड ऑल, तो वो भी सीबीआई को सौंप दिया जाता है. तो फिर ये सरकार को महसूस हुआ कि टेरर रिलेटेड अटैक्स के लिए, उससे डील करने के लिए वी नीड टू हैव अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और फिर बनाया गया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, विथ हेल्प ऑफ एन एक्ट दैट वाज ब्रॉट आफ्टर दिस 26/11 अटैक ऑन इंडिया. तो एनआईए एक्ट की मदद से एक अलग से एजेंसी बनाई गई, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई एनआईए, विच इज इंडियाज फर्स्ट ट्रूली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू डील विथ टेरर रिलेटेड केसेस. तो यहां से हमको आराम से समझ आ जाएगा कि बिफोर 2008 दिस मुंबई टेरर अटैक, द टेरर एक्टिविटीज वेर इन्वेस्टिगेटेड बाय आइदर पुलिस और सीबीआई, और प्रोसिक्यूशन नॉर्मल कोर्ट्स में होता था. बट टेररिज्म को इफेक्टिव तरीके से काउंटर करने के लिए और डील करने के लिए पोस्ट 2008 विथ हेल्प ऑफ दिस एनआईए एक्ट, दिस एनआईए वाज क्रिएटेड. और इस एजेंसी के अलावा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलावा, स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए जिनको नाम दिया गया एनआईए कोर्ट्स, इन ऑर्डर टू डील विद टेररिज्म रिलेटेड केसेस एंड डिस्चार्ज देम इन स्पीडी मैनर. तो एनआईए की अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए मोटी मोटी, तो इसके जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल, एंड हेड ऑफ एनआईए इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, एनआईए, दिस बॉडी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर एनआईए एक्ट ऑफ 2008. इट इज अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इन मैटर्स, देखते हैं एक एक करके, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी का जो भी मैटर होगा ऑफ आवर कंट्री इंडिया. तो बेसिकली यूएपीए एक्ट के अंतर्गत जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उनमें अब इन्वेस्टिगेशन का काम एनआईए का होगा. तो यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, ये अलग से कानून है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया, उनको डिफाइन किया गया है एज क्रिमिनल ऑफेंसेस, अनलॉफुल एक्टिविटीज. और वो एक्टिविटीज अगर कोई इंसान करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन का काम रहेगा एनआईए का एंड एनआईए कोर्ट्स का. तो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इंश्योर करना, एंड फॉर दैट रीजन एनआईए डील्स विथ द ऑफेंसेस अंडर यूएपीए एक्ट.
उसके अलावा भारत की जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको सिक्योर करना, काउंटर फीटिंग ऑफ इंडियन करेंसी यानी कि नकली फर्जी इंडियन करेंसीज ना बने, सर्कुलेट ना हो, ये भी रोकना काम है एनआईए का। एनआईए का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, बट इसके ब्रांचेज हैं अलग अलग जगहों पे, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू और गुवाहाटी में भी है। तो गुवाहाटी के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में आप जाओगे तो आपको एनआईए का ऑफिस दिखेगा, रीजनल ऑफिस। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक डायरेक्शन देते हुए गवर्नमेंट को एनआईए के एम्बिट को एक्सपैंड कर दिया। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके पावर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, उसके स्कोप को एक्सपैंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए हैज नाउ पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस connected to the main schedule offense, even if the connected offense was committed by a separate person who is not an accused in the schedule offense। अब ये पूरी बात को समझनी होगी हमें, वैसे इतना जरूरी भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक बार समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी कानून जब बनाया जाता है, क्रिमिनल लॉ मेनली टू डील विथ क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो उसके अंदर शेड्यूल ऑफेंसेज डिफाइन किए जाते हैं कि ये एक्टिविटी को ऑफेंस या क्राइम की तरह कंसीडर किया जाएगा और इन तरह के ऑफेंसेस या क्राइम से डील करने के लिए यह कानून बनाया गया है। कभी कभार क्या होता है कि कानून के अंदर कुछ कानून मेंशन कर दिए जाते हैं और उन कानून के अंदर फिर शेड्यूल ऑफेंसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एनआईए एक्ट 2008 के अंदर शेड्यूल ऑफेंसेस को डिफाइन करने के लिए कई सारे कानून हैं, उसमें से दो मैं एग्जांपल यहां दे रहा हूं। एनआईए एक्ट के अंतर्गत ये दो एक्ट मेंशन है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड एंटी हाईजैकिंग एक्ट ऑफ 1982। अब इन एक्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज ऑफेंस की तरह डिफाइन किए गए हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज ए शेड्यूल ऑफेंस फॉर एनआईए एक्ट। और जो एजेंसी है एनआईए, उसका काम होगा कि ये तमाम एक्टिविटीज जो इन कानूनों के अंतर्गत लिखे हैं, उन एक्टिविटीज को करने वाले लोगों को वो अरेस्ट करे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे और उनको प्रोसिक्यूट भी करे इन द स्पेशल कोर्ट्स। तो बेसिकली एनआईए का स्कोप डिफाइन होता है विथ हेल्प ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस, यानी कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने हैं, कौन कौन से क्राइम्स हैं जो एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने हैं। तो कुछ क्राइम्स तो सीधे सीधे मेंशन है या ऑफेंसेस सीधे सीधे मेंशन है, कुछ ऑफेंसेस के लिए फिर दूसरा एक्ट दे दिया गया कि इस एक्ट के अंदर जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं वो शेड्यूल ऑफेंसेस होंगे एनआईए एक्ट के अंदर। मैं एक बार फिर सिंप्लीफाई करके बता दूं कि कोई भी क्रिमिनल लॉ जो होता है उसके अंदर एक्टिविटीज डिफाइन की जाती है कि ये एक्टिविटीज को डील करेगा ये क्रिमिनल लॉ। उन तमाम एक्टिविटीज को कहा जाएगा शेड्यूल ऑफेंसेस फॉर दैट क्रिमिनल लॉ। तो एनआईए एक्ट के हिसाब से भी अपने कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस हैं। अब मान लीजिए कि ये इंसान ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है विच इज अ शेड्यूल ऑफेंस एज पर एनआईए एक्ट, तो इसके खिलाफ तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी ही करेगी, लेकिन ये कनेक्टेड है किसी दूसरे इंसान से और इस इंसान ने भी कुछ ऑफेंसेस किए हैं, बट दैट ऑफेंस इज नॉट अ शेड्यूल ऑफेंस अंडर एनआईए एक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इंसान को जो इससे कनेक्टेड है और इसने कुछ ऑफेंस किया है विच इज अ शेड्यूल ऑफेंस अंडर एनआईए एक्ट, बट सीधा सीधा इसने वो ऑफेंस नहीं किया है विच इज अ शेड्यूल ऑफेंस अंडर एनआईए एक्ट, तो इसके खिलाफ कोई एक्शन, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती एनआईए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर सकती है। And that is how Supreme Court has expanded the scope of NIA beyond the schedule offences of NIA Act. This news is not very important from exam point of view, yet I have covered this just to make you understand the functioning of NIA और कब इसको बनाया गया। तो जो पेपर 2 के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेगमेंट में स्टैट्यूटरी बॉडीज में एनआईए का जिक्र आ सकता है और पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एनआईए का जिक्र कर सकते हैं, अ स्पेशल बॉडी क्रिएटेड टू डील विथ टेररिज्म। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेक्सस रिपोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
नेक्सस रिपोर्ट पे आएंगे, बट उसके पहले हम लोग समझते हैं इस बॉडी के बारे में। IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, साल 2012 में बनाया गया, कलेक्टिवली बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक UNEP, यूनेस्को, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNEP ने इसको एक सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया है जहां पे इसके तमाम ऑफिस रिलेटेड वर्क हो सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि UNEP ने इसको सेक्रेटेरिएट जरूर प्रोवाइड किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, बट ओवरऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन IPBES ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ UN सिस्टम। तो ऑफिशियली इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम और इसका हेडक्वार्टर है इन बॉन, जर्मनी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है? तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित वो स्टडी करती है, असेसमेंट करती है बायोडाइवर्सिटी का, कि कहाँ कैसा बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, किस रेट से बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रहा है किस रीजन में दुनिया के, और उस हिसाब से ये रिपोर्ट्स बनाती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सजेशन भी देती है वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को, साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कि क्या क्या वो एक्शंस ले सकते हैं बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन को हॉल्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस IPBES ने 2019 में पहला अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था, मेजर रिपोर्ट, जिसका नाम था ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन। बस आप इतना भी याद रखें, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट तो भी काफ़ी है। IPBES ने साल 2019 में पब्लिश किया था ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया था कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रही है। और इस ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे ही फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे 30x30 टारगेट अडॉप्ट किए गए। 30x30 टारगेट मैंने लगभग एक महीने पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है, आई जस्ट होप कि आपको याद आ रहा होगा। 30x30 टारगेट अंडर UNCBD सेज कि हमें दुनिया भर का 30% जो डिग्रेडेड एरिया है, चाहे वो लैंड पे हो या ओशन में हो, उसको रिकवर करना है बाय द ईयर 2030। दैट इज द गोल ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, एंड दिस framework was adopted on the basis of report released by IPBES, and this report released by IPBES was in the year 2019, जिसका नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। तो आई जस्ट होप कि आपको IPBES के बारे में समझ आ गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे वर्ल्ड कंट्रीज या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन को हॉल्ट करने के लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स या पॉलिसीज लेते हैं। आप बिल्कुल सरल भाषा में कह सकते हैं कि IPBES प्लेज रोल टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी विच रोल इज प्लेड बाय IPCC फॉर क्लाइमेट चेंज। तो IPBES वही रोल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए प्ले करता है जो IPCC क्लाइमेट चेंज के लिए प्ले करता है। IPCC क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका नाम है। इसको बनाया गया था 1988 में बाय वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड UNEP। और IPCC रिपोर्ट्स बनाता है टाइम टू टाइम, और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज से संबंधित डेटा रहते हैं, फैक्ट्स रहते हैं, और इन IPCC रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही UNFCCC में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है दैट मेनली डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC में IPCC के रिपोर्ट के बेसिस पे फैसले लिए जाते हैं मेनली, और UNCBD में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में, IPBES के रिपोर्ट्स के बेसिस पे फैसले लिए जाते हैं। IPBES जो UNCBD के लिए या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए जो रोल प्ले करता है, वही रोल IPCC क्लाइमेट चेंज के लिए प्ले करता है। जैसे IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने टाइम टू टाइम कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं। पहला रिपोर्ट 1990 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 2001 में, चौथा 2007 में। ये जो 2007 वाला रिपोर्ट था, जिसमें IPCC ने डिटेल में स्टडी करके बताया कि कैसे 70% तक
जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ है दैट हैज हैपेंड हार्डली इन 34 ईयर्स फ्रॉम 1970 टू 2004, और किस तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है, उसके बाद से वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम वेरी सीरियस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज। और फॉर दिस रीजन ओनली आईपीसीसी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को 2007 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। इसके फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो 2014 में पब्लिश हुआ था, उसमें इसने स्टडी करके बताया था कि अगर टेम्परेचर, एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है बाय द ईयर 2100, तो इट विल बी डेंजरस। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है बाय द ईयर 2100 विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि 1870 के आसपास की तुलना में, तो दैट वुड बी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। और फिर इसी के बेसिस पे पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूएनएफसीसीसी में एक टारगेट रखा गया वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने ना दे। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि आईपीसीसी के रिपोर्ट्स सीरियसली लिए जाते हैं बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसके बेसिस पे ही पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट्स रखे गए हैं। सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट हाल फिलहाल में आया था, इसमें रीजनल एंड सेक्टोरल इम्पैक्ट, अलग अलग दुनिया के रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, अलग अलग सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो, उसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस पे क्या असर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ, कैसे वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बताया गया था आईपीसीसी के सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट में। तो हम लोग थोड़ा डेविएट हुए, हम लोग बात कर रहे थे आईपीबीईएस की, फिर मैंने कहा कि आईपीबीएस वही रोल प्ले करता है बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए जो आईपीसीसी प्ले करता है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, अब वापस से आईपीबीएस पे आते हैं। आईपीबीएस ने पहला रिपोर्ट पब्लिश किया था साल 2019 में, अब हाल फिलहाल में उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दिस ईयर। आईपीबीएस ने बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन से संबंधित एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम है नेक्सस। इसका नाम एक नेक्सस इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट में आईपीबीएस ने स्ट्रॉन्ग लिंकेज डिफाइन करने की कोशिश की है बिटवीन 5 मेजर ग्लोबल चैलेंजेस जो दुनिया फेस कर रही है: बायोडायवर्सिटी डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज। आईपीबीएस ने अपने इस रिपोर्ट नेक्सस में कहा है कि ये पांचों के पांचों जो चैलेंजेस हैं इनको अलग अलग या सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड, देयर इज एन ऑर्गेनिक नेक्सस बिटवीन दिस। फॉर एग्जाम्पल, हम जब आप बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी की, तो फूड इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन को स्केल अप करने की कोशिश करते हैं ताकि हंगर और माल न्यूट्रिशन से हम डील कर पाए। बट फूड प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए फिर क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी होता है, लैंड डैमेजेस होता है क्योंकि हम अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने लगते हैं, बहुत सारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जब लैंड और वाटर पे स्ट्रेस पड़ता है तो बायोडायवर्सिटी खराब होती है, बायोडायवर्सिटी खराब होती है, पेड़ पौधे जब सूखने लगते हैं तो फिर क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो दीज आर इंटर रिलेटेड। सो वन शुड नॉट सी बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन, क्लाइमेट चेंज या डेजर्टिफिकेशन के फिनोमेना एज सेग्रीगेटेड वन, या हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट एज ए सेग्रीगेटेड वन। फूड एंड वाटर, फूड इनसिक्योरिटी, वाटर लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, इनको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। वी नीड टू कम अप विद एन इंटीग्रेटेड पॉलिसी, वी नीड टू कम अप विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एज पर सजेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहता है कि हर 10 साल में लगभग 2 से 6% तक का बायोडायवर्सिटी लॉस हम लोग कर रहे हैं, एंड दिस हैज बीन विटनेस्ड कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 30 to 50 ईयर्स। और आप समझिए, ये रिपोर्ट कहता है कि बायोडायवर्सिटी या इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच में हमें ऑर्गेनिक रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, ये रिपोर्ट कहता है कि नॉर्मली हमारी थिंकिंग क्या रहती है कि अगर हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है तो इकोनॉमिक लॉसेस को झेलना पड़ेगा। मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इन्वायरमेंट डैमेजेस तो होंगे ही होंगे, और अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे तो फिर इकोनॉमिक लॉसेस तो होंगे ही होंगे। तो दीज टू इंटरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी इरिकंसिलिएबल, नॉन डाइवर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट, कि इनके सिंक नहीं बनाया जा सकता। ये रिपोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें तो भी अपने आप में बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव किया जा सकता है। इसे इन्वायरमेंट से कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं,
जिनको हम डिराइव करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ बनाने के लिए हमें पेड़ पौधे अगर हम लगाएं तो उससे कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उनकी, वहाँ से डिराइव हो सकता है। अगर इकोसिस्टम को प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, तो टूरिज्म को काफ़ी फायदा हो सकता है। इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल इंटरेस्ट कैन बी कन्वर्ज्ड। दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड बाय दिस नेक्सस रिपोर्ट। तो ये दो मेन आइडियाज कहता है कि ये 5 जो चैलेंजेस हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, और ये जो 2 इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंटरेस्ट हैं उनमें भी एक सिंक बनाया जा सकता है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अलावा, इस नेक्सस रिपोर्ट के अलावा एक रिपोर्ट और पब्लिश किया है आईपीबीएस ने। उस रिपोर्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट, जिसमें ये कहता है कि जो भी मौजूदा हम लोग अप्रोच ले रहे हैं या पुराने जो भी प्रीवियस अप्रोचेज हमने लिए हैं बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ऑल ऑफ देम हैव फेल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इसलिए हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लेना होगा इन ऑर्डर टू कर्ब डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें जो भी नया अप्रोच लेना होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन दीज 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए एक बार देख लीजिएगा, और मेंस से पहले फिर मैं रटाऊंगा ही कि जो भी हम प्रिंसिपल्स बनाएं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए वो इक्विटी एंड जस्टिस के बेसिस पे हो, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ फेयर डील करता हो। यानी कि ऐसा ना हो कि हम शहरों में रहने वाले लोगों को ओवर एम्फेसिस दें, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, गांव में रहने वालों का ना करें, या एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को के साथ फेयर डील हो। तो जो भी प्रिंसिपल्स बनाए वो इक्विटी बेस्ड हो, जस्टिस इंश्योर करता हो, तमाम लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान रखता हो, तो इंक्लूसिव नेचर का हो। इट मस्ट बी रेसिप्रोकल एज फार एज ह्यूमन एंड नेचर रिलेशन इज कंसर्न, कि हम जब नेचर से कुछ बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं तो वी मस्ट ऑल्सो लुक फॉरवर्ड एज ह्यूमन कम्युनिटी कि व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नेचर, तभी तो जाकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन पाएगा। एंड अडेप्टिव लर्निंग, टाइम टू टाइम वी हैव टू सी एंड अडेप्ट एज पर द सिचुएशन। तो दीज 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। इसीलिए एक अलग से रिपोर्ट पब्लिश किया आईपीबीएस ने, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस रिपोर्ट। आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लेगा नेक्सस रिपोर्ट या ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मर्डर हॉर्नेट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वंस अगेन देखिए, वैसे तो एलियन स्पेसीज एंड इन्वेसिव एलियन स्पेसीज के बारे में हमने लगभग 2-3 महीने पहले अगस्त महीने में देखा ही था। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। एलियन स्पेसीज कौन से स्पीसीज होते हैं? ऐसे स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, फ्लोरा हो या फौना हो, जो ऐसे इकोसिस्टम में पाए जा रहे हैं जो उस इकोसिस्टम में नेचुरली या इंडिजिनसली नहीं पाए जाते थे, उनको कहा जाएगा एलियन स्पीसीज। तो स्पीसीज दैट आर नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम, सच स्पीसीज आर नोन एज एलियन स्पीसीज। जैसे हमारे देश के अंदर कंगारू आ जाए, हमारे शहर में गुवाहाटी में कंगारू घूमने लगे तो कहेंगे ना, करे यार ये एलियन स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आता है, नहीं मिलता है। वो नॉर्मली कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। एलियन स्पीसीज जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली, बट कभी कभार इंटेंडेड ह्यूमन एक्टिविटी, जानबूझ करके स्मगलिंग करके लोग ले आते हैं एज ए पेट एनिमल रखने के लिए या किसी और पर्पस के लिए। कभी कभार अनइंटेंडेड तरीके से भी वो एलियन स्पीसीज एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगस्त महीने में मैंने बताया था, आगे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में रिवीजन में भी कराऊंगा, कि सिप का जो बैलास्ट रीजन होता है, लोअर हिस्सा जहाँ पे पानी भरा जाता है ताकि सिप बैलेंस बना के रखे, तो सिप बैलास्ट के थ्रू भी कई सारे एलियन स्पीसीज एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सारे के सारे एलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं फॉर द न्यू इकोसिस्टम जहां पे भी उनको ट्रांसफर किया गया, बट सम ऑफ देम आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन द न्यू रीजन। वो वहां के लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ऐसे एलियन स्पीसीज जो दूसरे जगह जाकर के, दूसरे जगह के लिए हैं एलियन, और वहां जाकर के वहां की इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ऐसे एलियन स्पीसीज को कहा जाता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, दे कुड बी एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई that have been transported to some other regions, other ecosystem, and there they have started disrupting or threatening the local ecosystem. So such species, alien species, are known as invasive alien species. अब ऐसा ही एक स्पीसीज से रिलेटेड ये करंट न्यूज है जिसका नाम है मर्डर हॉर्नेट्स। वैसे तो
इसका सही नाम है नदन जायंट हॉर्नेट्स। ये बड़े तरीके के इस तरीके के फ्लाइज होते हैं, वास्प कह सकते हैं आप, नदन जायंट हॉर्नेट्स, जो मेनली एशियन रीजन में पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं, बट दे आर वेरी डेंजरस टू several other species, and that is why they are also known by a notorious name murder hornets। समझते हैं क्या है ये मामला? देखिए, इस तरह के स्पीसीज आपने भारत में देखे जरूर होंगे। अब ये स्पीसीज भारत, चाइना जैसे देशों में पाए जाते हैं, एशिया में ही पाए जाते हैं पूरी तरीके से। ये स्पीसीज बड़े खतरनाक होते हैं फॉर हनी बीज। और हनी बी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो तो आप जानते ही हैं। जो प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन का काम है, जिससे फ्लावर्स या फ्रूट्स लगते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन कराने का काम होता है हनी बीज का। तो हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्टिंग एंटायर इकोसिस्टम। ये जो हॉर्नेट्स हैं, नदन जायंट हॉर्नेट्स, ये इन हनी बीज को मार देते हैं। अब भारत के अंदर तो संभव, या भारत जैसे देशों में जहां पे मर्डर हॉर्नेट्स नेचुरली इंडिजिनसली पाए जाते हैं, वहां पे हनी बीज और इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग से बन गई है। समहाउ हनी बीज हैव डेवलप्ड टेक्निक्स टू सर्वाइव इवन डिस्पाइट दीज नदन जायंट हॉर्नेट्स। व्हाट दीज नदन जायंट हॉर्नेट्स डू, दे डिकैपिटेट, मतलब इनका सीधा गला काट देते हैं इन छोटे छोटे हनी बीज का। अब जिन देशों में ये नदन जायंट हॉर्नेट्स नेचुरली पाए जाते हैं, इंडिजिनसली पाए जाते हैं, वहां पे तो हनी बीज एंड दीज हॉर्नेट्स हैव डेवलप्ड ए काइंड ऑफ रिलेशन टू सर्वाइव साइमल्टेनियसली। लेकिन ये हॉर्नेट्स, नदन जायंट हॉर्नेट्स, जो 90 मिनट के अंदर, दे आर सो डेंजरस कि दे कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर हनी बी हाइव इन 90 मिनट्स बाय डिकैपिटेटिंग देम। उनका गला काट देते हैं। एंड दे आर सो डेंजरस, समटाइम्स their sting is 7 times more dangerous than a honey bee sting, and in some rare cases they can kill humans also. So in 2013 42 deaths happened in China mainly because of sting by these hornets, northern giant hornets. That is why उनको notoriously बुलाया जाता है murder hornets. They are known for murdering honey bees, they are known for murdering sometimes human also. बट इंसानों के लिए डेथ रेयर है फ्रॉम दीज नदन जायंट हॉर्नेट्स। अब ये नदन जायंट हॉर्नेट्स समहाउ पहुंच गए अमेरिका में। अमेरिका के एक स्टेट में मेनली पाए जाने लगे, वॉशिंगटन में, सिंस 2019, एंड दैट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पीपल ऑफ यूएस, क्योंकि फिर वहां पे वो वहां के लोकल हनी बीज को थ्रेटन करने लगे। अब हमारे हनी बीज तो इनके बावजूद भी सरवाइव करना सीख गए हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर हनी बीज को ये मैसिव लेवल पे किल कर रहे थे, ये नदन जायंट हॉर्नेट्स, जिनको नाम दिया गया है मर्डर हॉर्नेट्स। ठीक है, तो इस कारण से अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के अंदर दीज नदन जायंट हॉर्नेट्स लीडिंग टू मैसिव डिक्लाइन ऑफ लोकल हनी बीज देयर, कॉजिंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। इन कारण से आप कह सकते हैं कि मर्डर हॉर्नेट्स वेयर an invasive alien species for the US, indigenously found in Asia, somehow moved to the US, and there they were causing damage to the local ecosystem. That is why murder hornets are, या नौ giant hornets are an example of invasive alien species to the US. अब न्यूज यही है कि यूएस ने somehow इराडिकेट कर दिया है मर्डर हॉर्नेट्स को पूरी तरीके से अपने स्टेट वॉशिंगटन में। क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे हॉर्नेट्स को पकड़ के उनके ऊपर टैगिंग की, रेडियो ट्रैकर्स लगाए। अब इतना छोटा रेडियो ट्रैकर लगाया होगा, आप ही सोचो। और उन रेडियो ट्रैकर्स की मदद से इन हॉर्नेट्स के जहां जहां पे भी नेस्ट थे उनको आइडेंटिफाई किया। कहीं से भी एक हॉर्नेट को पकड़ा, उस पर एक रेडियो ट्रैकर लगा दिया छोटा सा, और उसकी मदद से इनके हर एक नेस्ट को आइडेंटिफाई किया गया, और फिर इनके नेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खत्म किया गया। Nests were killed, entire nests were destroyed with help of carbon dioxide, and this is how Washington has become successful. Washington state has become successful in eliminating these murder hornets. So these are the example of invasive alien species disrupting local ecosystem, and now the administration of Washington have successful in eliminating them. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एलियन एंड इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के ऊपर।
आपको हिंट्स भी मैंने दे रखा है, 2-4 नाम बस एक्स्ट्रा हैं, लैंटेना, कैमरा एंड ऑल, वाटर हायासिंथ। बाकी जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, और एक बार पढ़ लेंगे तो 1-2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज किसान कवच। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बस देख लीजिए, छोटा सा न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर के आई है किसान कवच। एक तरीके का एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, जिसको पहन के अगर फार्मर पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो उनके बॉडी के ऊपर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड एक्सपोजर। इसको डेवलप किया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने, ब्रिक इन स्टीम ने, विच इज अ बैंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या रहता है इस किसान कवच में, कि बॉडी के ऊपर अगर कोई भी पेस्टिसाइड के छींटे भी पड़ते हैं तो वो पेस्टिसाइड के छींटे एयर के मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आते ही वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ए मेथड जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस, जिसमें ये पेस्टिसाइड के छींटे जो हैं उनके बीच का जो ऑर्गेनिक बॉन्ड है, तो कोई भी पेस्टिसाइड्स भी क्या एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, वो कंपाउंड के अंदर क्या होता है, अलग अलग एटम्स में ऑर्गेनिक बॉन्ड होता है, उस ऑर्गेनिक बॉन्ड को तोड़ देता है वाटर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस किसान कवच। सरल भाषा में आपको याद रखना है कि किसान कवच प्रोटेक्शन देता है फार्मर्स को फ्रॉम एनी निगेटिव इंपैक्ट ड्यू टू पेस्टिसाइड एक्सपोजर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पोर्टुगीज सेटलमेंट इन गोवा से रिलेटेड जो प्रश्न था, और यहाँ पे जो वासेनार अरेंजमेंट से और एमटीसीआर से संबंधित जो क्वेश्चन था, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मॉरिशस के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा एफडीआई देने वाला देश है वो है सिंगापुर, अगर साल 2000 से लेकर के 2024 तक की बात की जाए तो। और यहाँ पे अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वंस कंप्लीटेड द म्यूजियम इन इंडिया विल बी द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।